बेटा अब जो आपकी वर्कशीट्स चल रही हैं वो चैप्टर 4 से रिलेटेड है, जिसका नाम है धातु और अधातु। हमारे आसपास जितनी भी पदार्थ, जितनी भी वस्तुएं उपस्थित हैं वो या तो धातु की बनी हुई हैं या फिर अधातु की बनी हुई हैं। मेनली हम दो ही टाइप मान लेते हैं, वैसे तीसरा टाइप भी होता है, लेकिन इस चैप्टर में हम मेनली इन दो के बारे में ही पढ़ेंगे कि कौन से पदार्थ को हम धातु कहें और कौन से पदार्थ को हम अधातु कहें। तो आपने लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थ तो देखे ही होंगे। ये सब हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। लोहे के तार यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल खाना रखने के लिए यूज़ करते हैं, तार भी होते हैं, तांबे के तार होते हैं जो बिजली के कामों में यूज़ होते हैं। तो ये सब जो है आपने देखे ही होंगे, इस तरह के पदार्थ हैं ये सारे के सारे। तो अब हम ये पता लगाएंगे कि ये जो पदार्थ हैं वो धातु हैं या अधातु हैं। तो पहले हम धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण का मतलब वो गुण जो हमें बाहर से दिखाई दे जाते हैं, यानी कि उनका आकार कैसा है, उनका रूप कैसा है, रंग कैसा है, वो देखने में कैसे हैं, छूने में कैसे हैं, उन्हें हम भौतिक गुण कहते हैं। तो भौतिक गुणों को देखकर, यानी ऊपर से देखकर हम किस तरह पता लगाएंगे कि कौन से पदार्थ धातु हैं और कौन से पदार्थ अधातु हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आपने देखा होगा, लोहे की कील देखी होगी, एल्यूमिनियम के तार को देखा होगा। ये लोहे की कील है या एल्यूमिनियम के तार है, जब हम इनको हथौड़े से पीटते हैं तो इनका जो आकार है वो बदल जाता है। उन्हें शीट में बदला जा सकता है, शीट यानी चादर में। लोहे की कील हथौड़े से ज़ोर ज़ोर से मारोगे आप, और जब गर्म करके मारोगे तो और भी जल्दी वो पतली शीट बन जाएगी, चादर में बदल जाएगी। इसी तरह एल्यूमिनियम के तार हैं, जब आप उसको ज़ोर ज़ोर से हथौड़े से पीटोगे तो वो पतली चादर में बदल जाएगी। इसी तरह आपने मिठाइयों को सजाने के लिए देखा होगा, उसके ऊपर चांदी का वर्क लगाया जाता है। आपने देखा होगा जो बर्फ़ी है, गुलाब जामुन है, उनके ऊपर बहुत ही शाइन करती हुई एक पतली सी पन्नी लगी हुई होती है। वो किस चीज़ की बनी है? चांदी की बनी हुई है। इसी तरह एल्यूमिनियम की पन्नी हमने देखी है, जो अब हमारे खाद्य यानी खाना, जो रोटी है, कुछ भी है, टिफ़िन में जब हम रखते हैं तो उसको लपेट करके रखते हैं। तो धातु, ये सब गुण किस में पाए जाते हैं? धातुओं में पाए जाते हैं। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, अघात वर्धनीय कहलाता है। ठीक है, तो ये इसमें लिखा हुआ है कि जितनी भी धातुएं हैं उनको आप पीट करके शीट में बदल सकते हो। इस गुण को अघात वर्धनीयता कहते हैं और धातुओं को अघात वर्धनीय कहते हैं। जबकि कोयला है, पेंसिल लेड है जैसे पदार्थ ये गुण प्रदर्शित नहीं करते। इसका मतलब सिर्फ धातुएं ही चादरों में बदली जा सकती हैं, अधातुओं को चादरों में नहीं बदला जा सकता। चादर में बदलने के, शीट में बदलने के गुण को अघात वर्धनीय कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लोहे की छड़, कील और तांबे के तार सुचालक है। सुचालक का मतलब क्या होता है? देखो, लोहे की छड़ है, लोहे की एक रोड आप ले लो, उसको एक साइड से अगर आप गर्म करोगे तो धीरे धीरे दूसरा साइड अपने आप गर्म हो जाएगा, आप गर्म लगने लगेगा। इसी तरह से कील है, कील का एक साइड गर्म करोगे, एक सिरा गर्म करोगे, दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाएगा। तो ये जिसमें ऊष्मा चल सकती है उसको हम ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सुचालक यानी जिसमें ऊष्मा चल सके या जिसमें विद्युत चल सके, यानी कि करंट चल सके। ये जो है लोहे है, कील है, तांबा है, इन सब में करंट लग सकता है। अगर हम इन्हें छुएं तो हमें करंट लगेगा इसमें। इसका मतलब ये क्या है? ये सुचालक है। जबकि जितनी भी अधातुएं हैं, अधातुओं के उदाहरण जैसे गंधक है, कोयला है, ये सब क्या हैं? कुचालक हैं। यानी कि इनमें से ना तो करंट पास होगा, ना ही इसमें से ऊष्मा गर्मी पास होगी, इसीलिए इनको हम कुचालक का नाम देते हैं। इसके बाद आता है धातुओं का वह गुण जिसे इन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाती है। अभी तक हमने दो गुण पढ़ लिए हैं, एक तो धातुओं को पीटकर चादर में बदला जा सकता है, धातु सुचालक होती हैं। अब तीसरी बात हम कर रहे हैं, जितने भी धातु हैं उनसे हम तार बना सकते हैं। लोहे के तार होते हैं, कॉपर, तांबे के तार होते हैं, एल्यूमिनियम के तार होते हैं, स्टील के तार होते हैं। तो धातुओं को खींचकर तारों में बदला जा सकता है। इस गुण को हम क्या बोलते हैं? तन्यता का नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन जो अधातुएं होती हैं उनको तारों में नहीं बदला जा सकता। कोयले को तारों में नहीं बदल सकते, आप नहीं बदल सकते, है ना। लकड़ी है, उसको आप तार में नहीं बदल सकते हो।
चौक है उसको तार में नहीं बदल सकते हो, तो नहीं बदल सकते इसका मतलब वो अधातुएं हैं, और जिनको तार में बदला जा सकता है वो कैसी हैं, वो धातुएं हैं। इसके बाद आता है धातु का सिक्का और एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उनसे उत्पन्न ध्वनि के अंतर पर ध्यान दीजिए। देखिए, आप कोई भी लोहे की चीज़ फर्श पर गिराओ और एक चौक गिरा दो फर्श पर, और दोनों की आवाज़ आप सुनो, दोनों में आपको साफ पता चल जाएगा। आंखें बंद करके आप बता सकते हो कि जो चीज़ गिरी है कब चौक गिरी है और कब लोहे का टुकड़ा गिरा है, क्योंकि दोनों में आवाज़ जो है बहुत डिफरेंट आएगी। इसी तरह इन्होंने उदाहरण दिया, आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियाँ देखी हैं क्या? हमने देखी है कहीं भी जो घंटियाँ लगी होती हैं वो लकड़ी की बनी हो या कोयले की बनी हो या मिट्टी की बनी है? नहीं होती। वो किसकी बनी होती है? तांबे की बनी होंगी वो, ठीक है, पीतल की बना देंगे वो। क्यों बनाते हैं? क्योंकि धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है। ये एक गुण आ गया है धातुओं का कि धातुओं को जब जोर से किसी चीज़ से टकराया जाएगा तो उसमें से बहुत ज़ोर से आवाज़ निकलेगी। इस आवाज़ को हम निनाद कहते हैं, ठीक है। लेकिन जितनी भी अधातुएं हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि लकड़ी है, आप गिराओगे इतनी ज़ोर से आवाज़ नहीं आएगी कि आपको दूसरी क्लास तक सुन जाए, लेकिन अगर लोहे का टुकड़ा ज़ोर से गिरा है तो उसकी आवाज़ दूसरी क्लास तक सुनाई दे जा सकती है। इसका मतलब जो अधातुएं हैं वो निनाद ध्वनि उत्पन्न नहीं करती और धातुएं निनाद ध्वनि उत्पन्न करती हैं। क्योंकि धातु गायन ध्वनि उत्पन्न करती हैं अतः वे ध्वनिक कहलाती हैं। तो ये गुण हो गया कि जो धातुएं हैं वो ध्वनिक हैं क्योंकि उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थों से ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो ये इतने सारे गुण हो गए हैं जो हमने धातु और अधातु के पढ़े हैं कि हम बाहर से देख करके रंग रूप को उनको छेड़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ धातु है और कौन सी चीज़ अधातु है। तो जितना भी हमने पढ़ा है उसको यहाँ शॉर्ट में इन्होंने बताया है कि कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्ध्य, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। जिनमें ये सारे गुण पाए जाएं, कठोर का मतलब बहुत छूने में टाइट हैं, चमक रहे हैं, उनको चादर में बदला जा सकता है, उनके तार बनाए जा सकते हैं, उनमें से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उसमें से ऊष्मा चल रही है, उसमें करंट चल रहा है, तो इसका मतलब वो सभी पदार्थ क्या हैं? धातु हैं। और अधातु कौन होंगे? जो ज़्यादातर नरम होंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है, जो नरम होंगे, जिनमें चमक नहीं होगी, जो हथौड़ों की हल्की सी चोट से टूट जाएंगे, चूरा चूरा हो जाएंगे, जिनमें से ध्वनि भी उत्पन्न नहीं होती, जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं, ठीक है। अब अधातु के उदाहरण क्या हैं? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस आदि। इसी तरह से धातु के उदाहरण हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। तो ये नॉर्मल से गुण है जिनको देख करके हम बाहर से पता लगा लेते हैं कौन धातु है और कौन अधातु है। लेकिन इसके कुछ ऐसे भी केस हैं जहाँ पर हम थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ये धातु तो हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा नरम है, इतनी नरम है कि इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसी तरह मरकरी, पारा जो थर्मामीटर में भरा जाता है वो भी एक धातु तो है लेकिन वो ठोस नहीं है बल्कि वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये कुछ अपवाद हैं। अपवाद का मतलब ये कुछ अलग सी चीज़ें हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये धातु हैं या फिर अधातु हैं। तो जहाँ हमें कन्फ्यूज़न होगी, जहाँ हमें शक होगा कि धातु है या अधातु है, वहाँ पर हम रासायनिक गुणों को देखना शुरू कर देते हैं। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण, यानी धातु और अधातु दोनों अलग अलग तरह के रासायनिक गुण दिखाएंगे। रासायनिक गुण का मतलब दोनों अलग अलग चीज़ों से अलग अलग तरह से अभिक्रिया करके नई नई चीज़ें बनाएंगे। तो बेटा जहाँ पर कुछ ऐसे उदाहरण हमें दिख जाते हैं कि हमें उन्हें ऊपर से देखकर ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो धातु हैं या अधातु हैं, तो हम वहाँ रासायनिक गुण की सहायता लेना शुरू कर देते हैं, उनकी हेल्प लेनी शुरू कर देते हैं कि रासायनिक गुण का मतलब क्या है कि धातु और अधातु अलग अलग रसायनों, अलग अलग पदार्थों से के मिलाने पर किस तरह के नए पदार्थ बना रहे हैं।
सभी धातुएं एक जैसा रासायनिक गुण दिखाएंगी और सभी अधातुएं एक दूसरी तरह के रासायनिक गुण दिखाती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ऑक्सीजन से अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे कि जो धातु हैं और जो अधातु हैं, अगर उन्हें ऑक्सीजन में छोड़ दिया जाए यानी हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कौन से नए पदार्थ बनाएंगे। इसका बहुत ही सिंपल सा उदाहरण हम आयरन लोहे का ले लेते हैं। हमने देखा होगा कि लोहे की चीज़ है नहीं, अगर आप उसको हवा में खुला छोड़ दो, उस पर पेंट भी ना करो, ग्रीस ना करो, ऑयल ना करो, कुछ ना करें तो उस पर जंग लग जाता है। देखा होगा आपने, ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है उसके ऊपर, है ना। इसी तरह से आपने कॉपर के बर्तन देखे होंगे, तांबे के। देखो मंदिर में जो लोटा यूज़ होता है वो तांबे का है, अगर उसको आप साफ़ नहीं करेंगे तो उस पर भी जंग लग जाता है, ठीक है। उस पर हरा सा एक पदार्थ जमा हो जाता है, हरा पदार्थ। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉपर और लोहा ये दोनों ही धातुएं हैं और ये दोनों धातुएं जब हवा में खुली छोड़ी जाती हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शुरू कर देती हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ये ऑक्साइड बनाना शुरू कर देती हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि मैग्नीशियम भी एक धातु है। जब मैग्नीशियम रिबन का दहन किया, दहन का मतलब होता है जलाना, और जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ तभी जलेगी जब वो ऑक्सीजन होगी वहाँ पर। हवा में कोई भी चीज़ इसलिए जल जाती है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन है। तो जो मैग्नीशियम है, जब हम इसको जलाते हैं, जलाने का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना, तो जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो हमें एक उसकी राख मिलती है, एक पाउडर मिलता है। और जब हम इसको जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर हमें पता चलता है कि ये क्या बना है, ये क्षार बन गया है। क्षार आपने 7th क्लास में पढ़ा है, दो तरह के पदार्थ होते हैं, अम्ल और क्षार। अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं और ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं और उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। कैसे पता चला हमें क्षारीय होती है? क्योंकि जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो जो मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड बना था, जलाया था, तो जो उसकी राख बनी है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। वो भी कैसी प्रकृति होगी? क्षारीय प्रकृति की होगी। तो हमने रिजल्ट क्या निकाला कि जो धात्विक ऑक्साइड है कैसे बने? ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। वो सभी कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसी तरह से हम अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर क्या है? अधातु है। तो अधातु और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया होगी तो नई चीज़ बनी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। और यहाँ पर उदाहरण देती है, जैसे इन्होंने अधातु का उदाहरण क्या दिया? सल्फर। तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रही है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड बना रही है, ठीक है। तो जब ये सल्फर डाइऑक्साइड को हम जल में घोलते हैं, जल का फॉर्मूला होता है H2O, जल में घोलते हैं तो एक अम्ल बनता है। कैसे पता चला अम्ल है? क्योंकि ये नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है, इसीलिए ये एक अम्ल है। तो हमने यहाँ रिजल्ट क्या निकाला? जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, जबकि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हमें ये, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई हमने पदार्थ की, अगर पदार्थ ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अम्ल बनाता है तो वो अधातु है, और अगर पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षार बनाता है तो वो धातु हो गया। इसी तरह से दूसरी रासायनिक अभिक्रिया हम क्या पढ़ेंगे? जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। जल के साथ धातुएं रिएक्शन करती हैं, अभिक्रिया करती हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया सोडियम धातु का। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशील का मतलब ये बहुत जल्दी किसी भी चीज़ के साथ, चाहे वो हवा है चाहे वो पानी है, सब के साथ बहुत जल्दी से क्रिया करना शुरू कर देती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेज़ी के साथ अभिक्रिया करती है और इतनी तेज अभिक्रिया करने से बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिससे आग लग सकती है। इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि मिट्टी के तेल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगी। तो आग लगने से बचाने के लिए ही इसको मिट्टी के तेल में डुबो करके रखा जाता है। जल के साथ तीव्र अभिक्रिया।
जो सोडियम है वो जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है। सोडियम क्या है, एक धातु है, लेकिन सभी धातुएं ऐसा नहीं करती। सभी धातुएं एक जैसी रिएक्शन नहीं करती। कुछ धातुएं बहुत जल्दी से अभिक्रिया करती हैं और कुछ धातुएं बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं। जैसे हम आयरन का उदाहरण दें, आयरन भी क्या है, एक धातु ही तो है। जब ये जल से हम जल में इसको डुबो सकते हैं लोहे को, तो आग थोड़ी लगती है। तो इसका मतलब सभी धातुएं जल से अभिक्रिया तो करती हैं, लेकिन एक जैसी नहीं करती। कुछ बहुत तेज़ी से करती हैं और कुछ बहुत धीरे धीरे करती हैं। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते। देखो तो अब हम यहाँ रिजल्ट क्या निकला है, धातुएं अभिक्रिया करेंगी जल के साथ, लेकिन अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगी। ठीक है, यद्यपि ये वायु में बहुत सक्रिय होती हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ तो अधातुएं अभिक्रिया कर लेती हैं, लेकिन जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस एक अधातु है और बहुत ज़्यादा सक्रिय अधातु है। सक्रिय का मतलब जो बहुत तेज है, बहुत जल्दी रिएक्शन करती है, और हवा में खुला छोड़ने पर ये आग पकड़ लेता है। इसीलिए फॉस्फोरस को हम जल में डुबो कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती, सिर्फ किससे अभिक्रिया करती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। इसके बाद आते हैं हमारे अम्ल। अम्लों से अभिक्रिया अभी मैंने बताया था आपको कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वो खट्टे पदार्थ होते हैं जो कि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो अम्लों से कैसे अभिक्रिया करते हैं धातु और अधातु। जो धातु है वो अम्लों से अभिक्रिया करती हैं, लेकिन अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। यहाँ पर है अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करती हैं। और कौन सी गैस बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। और हाइड्रोजन गैस बनी है या नहीं बनी है, इसको हम कैसे पता लगाते हैं, जब आप जलती हुई माचिस की तीली को इस गैस के पास लेके जाओगे ना, तो पॉप आवाज़ आ जाती है एकदम से। तो ये पॉप आवाज़ बताती है कि हाइड्रोजन गैस बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्षार से अभिक्रिया। मैंने बताया था क्षार क्या है, कड़वे पदार्थ हैं जो कि लाल लिटमस को नीला बना देते हैं। तो यहाँ पर ये आया है धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। तो धातु क्षार से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जबकि धातुएं क्षार से अभिक्रिया बहुत जटिल, जटिल का मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही।